Hello students, today we will discuss about the different types of application software. So let us start. एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बताने के पहले मैं आपको एक बार वो हायरार्किकल स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट कर दूं जो हमने स्टार्टिंग में देखा था, क्योंकि वो हायरार्किकल स्ट्रक्चर से आपको समझ में आएगा कि हम लोग किस ऑर्डर में आगे की तरफ बढ़ रहे हैं और किस प्रकार से हमें क्या क्या याद करना है। देखिए मैं एक बार बता देता हूँ वापस से। देखिए ये जो स्ट्रक्चर हायरार्किकल स्ट्रक्चर हमने देखा था, इसमें टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर्स की बात की गई थी। सॉफ्टवेयर को दो कैटेगरी में रखा गया था, एक था सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक था एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर में हमने बायस पढ़ा, डिवाइस ड्राइवर पढ़ा, ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ा, लैंग्वेज प्रोसेसर पढ़ा। लास्ट क्लास में ही हमने या लास्ट जो हमारा वीडियो लेक्चर बना था उसमें हमने असेंबलर, इंटरप्रेटर और कंपाइलर की बात की। अब आज से हम लोग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि आपका राइट हैंड साइड पे दिया हुआ है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के भी फिर 4 अलग अलग कैटेगरी है। तो अपन उसमें सबसे पहले पढ़ेंगे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, फिर पढ़ेंगे जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर, उसके बाद हम लोग देखेंगे स्पेसिफिक पर्पस सॉफ्टवेयर और एट लास्ट हम लोग देखेंगे डेवलपर टूल। तो अपन स्टार्ट करते हैं। देखिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर अब ये होता क्या है। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को अपन ने 4 कैटेगरी में देखा। सबसे पहला था हमारा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, द सॉफ्टवेयर विच कीप आर कंप्यूटर ट्रबल फ्री बाय परफॉर्मिंग सम हाउसकीपिंग जॉब्स आर कॉल्ड यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। ऐसे सॉफ्टवेयर जो हमारे कंप्यूटर्स को प्रॉब्लम से दूर रखते हैं, ठीक है, और हाउसकीपिंग जॉब करते हैं। हाउसकीपिंग जॉब मतलब कंप्यूटर से रिलेटेड ऐसी जॉब करते हैं जिससे हमारा कंप्यूटर ट्रबल से दूर रहता है। ऐसे सॉफ्टवेयर को हम लोग क्या बोलते हैं, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कहते हैं। द फॉलोइंग यूटिलिटी सॉफ्टवेयर आर कॉमनली यूज्ड। नीचे कुछ यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स के नाम लिखे हैं, उनके एग्जांपल्स लिखे हैं, उनसे आप लोग जल्दी से समझ पाएंगे कि यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स क्या होते हैं या ये क्या टास्क परफॉर्म करते हैं। सबसे पहला होता है टेक्स्ट एडिटर। इट हेल्प्स टू क्रिएट, स्टोर और एडिट टेक्स्ट फाइल। टेक्स्ट एडिटर कहाँ काम आता है, आपको कोई टेक्स्ट फाइल क्रिएट करना है, स्टोर करना है या उसमें एडिट करना है, तो हम लोग किसका यूज़ करते हैं, टेक्स्ट एडिटर का यूज़ करते हैं। और टेक्स्ट फाइल कंटेन टाइप टेक्स्ट, इसमें अल्फ़ाबेट, नंबर्स, स्पेशल कैरेक्टर्स सभी हो सकते हैं विथ लिटिल फॉर्मेटिंग। यहाँ पे एक टेक्स्ट फाइल होती है, उस टेक्स्ट फाइल के अंदर आप लोग क्या कर सकते हैं, टेक्स्ट टाइप कर सकते हैं और उसको टाइप करने में आप लोग अल्फ़ाबेट, नंबर्स का यूज़ कर सकते हैं, स्पेशल कैरेक्टर्स का यूज़ कर सकते हैं, उसमें छोटी मोटी आप फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। और अगर आप लोग ध्यान दें तो आपके सिस्टम में नोटपैड, नोटपैड प्लस प्लस, जी एडिट, ये सारे सॉफ्टवेयर एज ए यूटिलिटी सॉफ्टवेयर बाय डिफ़ॉल्ट इंस्टॉल्ड होते हैं। अगर आपने एमएस ऑफिस या ओपन ऑफिस इंस्टॉल नहीं किया है और फिर भी अगर आपको राइटिंग वर्क करना है तो आप नोटपैड का यूज़ कर सकते हो। क्लियर है। तो ये एक प्रकार से टेक्स्ट एडिटर होता है जो बाय डिफ़ॉल्ट हर ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ हमें मिलता है ताकि हम लोग हमारा टाइपिंग वर्क कर सकें। नेक्स्ट वन इज बैकअप यूटिलिटी। The utility software facilitates user to take backup of the important files and folder on storage media like CD, DVD और pen drive। अब बैकअप यूटिलिटीज़ की बात करें तो कुछ यूटिलिटी सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं जो हमें फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं ताकि हम जो इम्पोर्टेंट फाइल्स और फोल्डर है उनका CD या DVD या पेन ड्राइव के ऊपर उनका क्या कर सके, स्टोरेज कर सके, मतलब जिसको हम लोग बैकअप बोल सकते हैं। दिस बैकअप डेटा कैन बी रीस्टोर्ड इन केस ऑफ एनी फेलियर और डैमेज टू द सिस्टम। अब बैकअप लेने की ज़रूरत क्या होती है, क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है कि हमारा सिस्टम किसी कारण से डैमेज हो जाए या उसका सॉफ्टवेयर फेलियर हो जाए, तो उस कंडीशन में उस बैकअप के थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, हमारी जितनी फाइलें हैं उनको रिकवर कर सकते हैं। तो ये बैकअप यूटिलिटी हमें कौन प्रोवाइड करता है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। क्लियर है। बैकअप एंड रिस्टोर यूटिलिटी कैन बी फाउंड इन द कंट्रोल पैनल ऑफ विंडोज 7 OS। अगर आप विंडोज़ का कोई सा भी वर्जन यूज़ कर रहे हैं तो आपको बैकअप एंड रीस्टोर का ऑप्शन, ये यूटिलिटी होती है, इसका ऑप्शन आपको हर विंडोज़ के कंट्रोल पैनल में मिलेगा। इवन आपके मोबाइल में भी, अगर आपके मोबाइल का बैकअप लेना चाहते हैं तो आप सेटिंग में जाएंगे तो वहाँ पे आपको बैकअप एंड रीस्टोर का ऑप्शन मिलेगा, जिससे आप अपने मोबाइल फ़ोन का या अपने सिस्टम का बैकअप लेके रख सकते हैं। फिर उसके बाद होता है डिस्क डीफ्रैगमेंटर। डिस्क डीफ्रैगमेंटर जो होता है ये क्या करता है, अपन देखते हैं इसके बारे में भी। डिस्क डीफ्रैगमेंट यूटिलिटी स्पीड अप द कंप्यूटर बाय रीअरेंजिंग fragmented
and scattered files in the contiguous location on the disk. It is found in accessories tab of the Windows OS. Disk defragment यूटिलिटी क्या करती है, हमें कंप्यूटर के अंदर फ्रेगमेंटेड और स्कैटर्ड फाइल्स जो कि अलग अलग लोकेशन पर होती है, तो उस कारण से उन फाइल्स और जो अलग अलग लोकेशन पे जो फाइल्स है उनको एक ही लोकेशन पर लाकर हमें उस फाइल को दिखाता है। तो इसके कारण क्या होता है कि हम लोग फाइल्स को इजीली स्विच कर करके देख पाते हैं। मतलब एक्चुअल में क्या होता है, जैसे आपके पास जो मेमोरी लोकेशन है, आपने उस मेमोरी लोकेशन पे बहुत सारी फाइलें सेव कर दी। अब उसमें से बीच बीच में से कोई फाइल आपने डिलीट कर दी। अब आपने बीच बीच में से जो फाइल डिलीट की वो लोकेशन क्या हो गई, वैकेंट हो गई। अब उस वैकेंट लोकेशन पर कोई नई फाइल जाके सेव नहीं हो पाती, तो हम लोग क्या यूज़ करते हैं, डिस्क डीफ्रैगमेंटर यूज़ करते हैं, जिससे क्या होता है कि फाइलें एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे शिफ्ट हो जाती है और आपके जो मेमोरी स्पेस है वो थोड़ा सा आपको ज़्यादा दिखाई देने लगता है। तो हम लोग डिस्क डीफ्रैगमेंटर का भी यूज़ करते हैं, ये भी एक प्रकार का यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं फाइल कंप्रेशन यूटिलिटी की। दिस यूटिलिटी कैन रिड्यूस फाइल फोल्डर साइज बाय कंप्रेसिंग जीपिंग. It is useful when a big size file to be stored on CD, pen drive or be sent through email and attachment. Example WinZip, 7zip, WinRAR, etc. फाइल कंप्रेशन यूटिलिटी भी एक प्रकार का क्या है, आपका यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। मान लीजिए मेरे पास कोई बड़ी सी फाइल है, मुझे इसको सेंड करना है। अगर उसको मेल करना है तो आपको पता होगा कि मेल आईडी के ऊपर आप 25 MB से ज़्यादा का डेटा आप लोग सेंड नहीं कर सकते। तो आपको क्या करना होगा, फाइल को कंप्रेस करना होगा। मतलब फाइल सेम वही रहेगी लेकिन उसकी जो साइज़ है वो कम हो जाएगी, और वो साइज़ एकदम बहुत ज़्यादा कम भी नहीं होती, लेकिन हाँ कुछ लेवल तक वो कम हो जाती है। तो जब फाइल को आप कंप्रेस कर देते हैं तो उसके कारण क्या हो जाता है, फाइल की साइज़ कम हो जाती है और आप उसको इजीली ईमेल कर सकते हैं। अगर आपके पेन ड्राइव में अगर स्पेस नहीं है और कम स्पेस में आपको कोई फाइल सेव करना है तो आप उस फाइल को क्या कर दीजिए, कंप्रेस कर दीजिए। कंप्रेस करने से क्या होगा, फाइल की साइज़ कम हो जाएगी, और फाइल की साइज़ कम होने के बाद आप उस फाइल को अपने सिस्टम में या अपनी पेन ड्राइव में सेव करके रख सकते हैं। तो ये फाइल कंप्रेशन यूटिलिटी होती है जो हम लोग यूज़ करते हैं। एग्जांपल के तौर पे हमने WinZip यूज़ किया होगा और WinRAR यूज़ किया होगा, 7zip भी यूज़ करते हैं, लेकिन आप लोग इससे फेमिलियर शायद ही होंगे। फिर एंटीवायरस सॉफ्टवेयर होता है। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर जो होता है वो भी एक प्रकार का यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होता है, क्योंकि वो आपके सिस्टम को क्या कर रहा है, ट्रबल से रोक रहा है। हमने यूटिलिटी सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन क्या दी थी ऊपर, कि ऐसे सॉफ्टवेयर जो हमारे सिस्टम को ट्रबल से रोकते हैं या हाउस कीपिंग जॉब्स करते हैं, जहाँ ताकि हमारा सिस्टम प्रॉपरली वर्क कर सके, उसको हम लोग यूटिलिटी सॉफ्टवेयर बोलते हैं। तो ये जो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है, मतलब एंटीवायरस, ये भी एक प्रकार से क्या कर रहा है, आपके सिस्टम में वायरस को आने से रोक रहा है ताकि आपका सिस्टम प्रॉपरली फंक्शन कर सके या प्रॉपरली वर्क कर सके। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। और ये जो है बेसिकली एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कहलाता है। दिस यूटिलिटी सॉफ्टवेयर इज यूज्ड टू डिटेक्ट एंड रिमूव वायरस फ्रॉम द कंप्यूटर। इस सॉफ्टवेयर का यूज़ क्यों करते हैं, ताकि हमारे सिस्टम में हम लोग वायरस को डिटेक्ट कर सके और उनको रिमूव कर सके। इट ऑल्सो प्रोटेक्ट कंप्यूटर फ्रॉम अनवांटेड एंड मलिशियस प्रोग्राम। अब ये जो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है जिसकी बात अपन कर रहे हैं, ये सॉफ्टवेयर क्या करता है, आपके सिस्टम में जो अनवांटेड और मलिशियस प्रोग्राम होते हैं उनसे आपके सिस्टम को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। तो अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो क्विकविल हो गया, फिर AV हो गया, नॉर्टन हो गया, ठीक है। तो ये सारे एंटीवायरस के टाइप है जिसको हम लोग यूज़ करते हैं एज अ यूटिलिटी सॉफ्टवेयर और एज अ एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। क्लियर है। तो ये अभी अपन ने क्या देखा, ये अभी अपन ने एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की बात की, उसमें अपन ने फर्स्ट देखा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। अब अपन बात करेंगे जनरल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की। तो जनरल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, ठीक है। तो जनरल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आर रेडी टू यूज सॉफ्टवेयर, और वी कैन से इट इज अ सॉफ्टवेयर पैकेज विच आर डिजाइन टू कैरी डे टू डे वर्क ऑफ यूजर्स। मोस्ट कॉमनली यूज सॉफ्टवेयर पैकेजेस आर, देखिए जनरल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो रेडी टू यूज होते हैं, मतलब आप उन पर क्लिक करेंगे आप उनको यूज़ कर सकते हैं। जैसे ये एक प्रकार का सॉफ्टवेयर पैकेज होता है जो क्या करता है, इस प्रकार से डिज़ाइन किया जाता है कि आप एज अ यूज़र आप उसको डे बाय डे रोज़ यूज़ कर सके, या आपको रोज़ उनको यूज़ करना होगा। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, जनरल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब इसमें सबसे पहला होता है वर्ड प्रोसेसर। अब यहाँ पे वर्ड प्रोसेसर लिखा है, एक्चुअल में हम लोग जो यूज़ करते हैं वो वर्ड MS वर्ड होता है, ठीक है।
तो अब अगर मैं ऑफिस जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एप्लीकेशन यूज़ कर रहा हूँ MS वर्ड, तो अगर मैं ओपन ऑफिस का यूज़ कर रहा हूँ तो वहाँ पे भी जो वर्ड है, तो मतलब इन सभी वर्ड्स में जिसमें हम लोग टाइपिंग कर सकते हैं, एडिटिंग कर सकते हैं, फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, इनको कॉमनली क्या कहा जाता है, वर्ड प्रोसेसर कहा जाता है। क्लियर है? तो वर्ड प्रोसेसर क्या हो गया, एक जनरल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो गया। क्यों? क्योंकि मुझे अगर कोई एप्लीकेशन लिखना है, कोई डॉक्यूमेंट बनाना है, कुछ नोट्स बनाना है, तो मैं किसका यूज़ करूँगा, वर्ड प्रोसेसर का यूज़ करूँगा। और ये वर्ड प्रोसेसर क्या करेगा, मुझे टेक्स्ट टाइप करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा। मैं उसमें ग्राफिक्स यूज़ कर सकता हूँ, उसमें टेबल्स यूज़ कर सकता हूँ, उसमें फॉर्मेटिंग कर सकता हूँ, उसकी क्रिएटिविटी, अपनी जितनी क्रिएटिविटी हो सकती है मैं उसमें दिखा सकता हूँ, और उसमें मुझे इतने सारे ऑप्शंस मिल भी जाएंगे। तो एक हिसाब से वर्ड प्रोसेसर क्या हो गया, मेरे लिए जनरल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो गया, जिसको मैं अपने पर्पस के लिए यूज़ करता हूँ और डेली यूज़ करता हूँ। क्लियर है? अब इसके कुछ एग्जांपल्स हैं यहाँ पर। दिस सॉफ्टवेयर इज यूज्ड टू क्रिएट डॉक्यूमेंट फाइल इंक्लूडिंग टेक्स्ट, ग्राफिक्स, टेबल्स विद इंटेंसिव फॉर्मेटिंग। इट इज कॉमनली यूज्ड फॉर राइटिंग लेटर्स, प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट एंड पब्लिशिंग बुक्स एक्सेट्रा। फॉर एग्जाम्पल MS वर्ड, MS पब्लिशर, राइटर वर्ड जो है वो ओपन ऑफिस में यूज़ किया जाता है। तो वर्ड प्रोसेसर का अपन ने देखा अभी। अब इसके बाद अगर अपन बात करें स्प्रेडशीट टूल की, तो स्प्रेडशीट टूल क्या होता है, जैसे MS ऑफिस के अंदर एक्सेल होता है, ठीक है, और अगर अपन ओपन ऑफिस यूज़ करें तो वहाँ पे कैल्सी करके होता है। तो इनको कंबाइंडली अगर हम लोग एक कॉमन नाम देना चाहते हैं तो अपन इनको क्या नाम देते हैं, स्प्रेडशीट टूल, जहाँ पे टेबल्स होती है, रो और कॉलम का स्ट्रक्चर होता है, और उसमें अलग अलग ऑपरेशन लगाए जाते हैं, डेटा कैलकुलेट किया जाता है। जनरली जो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स होते हैं वो वहीं पे मेंटेन किए जाते हैं। तो ऐसे सॉफ्टवेयर को हम लोग क्या बोलते हैं, स्प्रेडशीट टूल। स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर प्रोवाइड टेबुलर शीट विच कैन बी यूज फॉर फॉर्मूला बेस्ड कैलकुलेशंस, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस ऑफ डेटा एंड क्रिएशन ऑफ ग्राफ्स एक्सेट्रा। स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर क्या हमें प्रोवाइड करता है, एक टेबुलर शीट प्रोवाइड करता है जिसमें हम लोग फॉर्मूला बेस्ड कैलकुलेशंस करते हैं, स्टैटिस्टिक्स की हम लोग एनालिसिस करते हैं जहाँ पे हमारे पास डेटा कलेक्टेड फॉर्म में होता है, और हम लोग ग्राफ्स वगैरह क्रिएट करते हैं, बार ग्राफ बनाते हैं, अलग अलग टाइप के इसके एनालिसिस करते हैं। ये सारी चीज़ें हमें कौन प्रोवाइड करता है, MS एक्सेल, लोटस, कैल्सी, ये सारे स्प्रेडशीट टूल है हमारे पास, और हम इनमें से कोई सा भी टूल यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो एक प्रकार से ये भी क्या हो गया, जनरल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो गया। अगर मुझे आपके मार्क्स कैलकुलेट करना है और उनको स्टोरेज करना है तो मैं कहाँ पे करूँगा, ऑब्वियस है मैं उसको एक्सेल में करूँगा। क्लियर है? तो एक प्रकार से ये क्या हो गया, स्प्रेडशीट टूल हमारा डेली लाइफ में यूज़ किया जाने वाला एक जनरल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो गया। उसके बाद प्रेजेंटेशन टूल की बात करें तो प्रेजेंटेशन टूल क्या होता है, दिस सॉफ्टवेयर आई यूज टू क्रिएट प्रेजेंटेशन ऑन एनी टॉपिक। अ प्रेजेंटेशन कंसिस्ट ऑफ स्लाइड विद द टेक्स्ट, ग्राफिक, एनिमेशन, साउंड एंड वीडियो। एग्जाम्पल MS पावर पॉइंट, इम्प्रेस। ठीक है, अभी मैं जो ये स्लाइड आपके लिए मैंने बना रखी है या आप ऊपर मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो ये सब चीज़ें कहाँ पे यूज़ हो रही है, प्रेजेंटेशन टूल में। मैंने प्रेजेंटेशन पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का यूज़ किया हुआ है। अब देखिए इसका यूज़ किया तो मैंने टेक्स्ट भी डाल रखा है, ग्राफिक्स भी डाल रखा है, एनिमेशन तो नहीं डाला है लेकिन साउंड डाल रखा है, वीडियो डाल रखा है। तो ये सब चीज़ें मैं कैसे कर पा रहा हूँ, क्योंकि मैं प्रेजेंटेशन टूल का यूज़ कर रहा हूँ। और अगर मैं ऑफिस का MS ऑफिस का प्रेजेंटेशन टूल यूज़ कर रहा हूँ तो मतलब वो क्या होगा, MS पावर पॉइंट होगा। अगर मैं ओपन ऑफिस का यूज़ कर रहा हूँ तो उसका नाम क्या होता है, इम्प्रेस करके होता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट होता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, DBMS। इसके बारे में हम लोग 4th चैप्टर में पढ़ेंगे। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है, ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जिसमें हम लोग डेटाबेस क्रिएट करते हैं, उसको मेंटेन करते हैं, उसमें रिकॉर्ड्स का कलेक्शन करते हैं। क्लियर है? और ये जनरली किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए किया जाता है। तो डेटाबेस के बारे में हम लोग आगे वैसे बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं, लेकिन आपको इतना समझ में आना चाहिए फिलहाल कि ये भी एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जिसमें हम लोग डेटा को स्टोर कर रहे हैं रिकॉर्ड्स के फॉर्म में और मेंटेन कर रहे हैं। अब अगर एग्जांपल्स की बात करें तो MS एक्सेल हो गया, फॉक्सप्रो हो गया, ओरेकल हो गया, MySQL भी हम लोग पढ़ेंगे। तो MySQL भी क्या हो गया, एक प्रकार का डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम हो गया जिसका हम लोग यूज़ करते हैं। लास्ट है ग्राफिक्स एंड मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर। तो ग्राफिक्स एंड मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर जो है, दिस सॉफ्टवेयर फैसिलिटेट एडिटिंग ऑफ इमेजेस एंड क्रिएशन ऑफ मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन एंड एनिमेशंस। फॉर एग्जांपल फोटोशॉप, कोरलड्रॉ, डायरेक्टर, 3D Max। अब देखिए ग्राफिक्स और मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर्स भी क्या है, हमारे बहुत काम आते हैं, क्योंकि इनके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, इमेजेस में एडिटिंग करते हैं और एनिमेशंस क्रिएट करते हैं, प्रेजेंटेशन बनाते हैं, एनिमेटेड वीडियो बनाते हैं और फाइलें बनाते हैं, ऑडियो बनाते हैं।
तो ये सारी चीज़ें हमें कौन प्रोवाइड करता है, ग्राफिक्स और मल्टीमीडिया के जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो हमें प्रोवाइड करते हैं। तो ये अभी अपन ने जितने भी सॉफ्टवेयर्स पढ़े, ये सारे सॉफ्टवेयर्स अपन एज अ डेली कंप्यूटर के अंदर हम लोग जनरली यूज़ करते हैं, इसलिए इनको अपन क्या बोलते हैं, जनरल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। और ये सॉफ्टवेयर जनरली आपको हर सिस्टम में मिलेंगे, क्योंकि इनमें से कोई ना कोई सॉफ्टवेयर जो भी कंप्यूटर यूज़ कर रहा है वो चला ही रहा है। ठीक है, तो ये अपन ने आज जो अपन ने पार्ट पढ़ा जनरल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का, ये आपको होपफुली समझ में आया होगा। अब जो नेक्स्ट हमारा वीडियो होगा उसमें हम लोग स्पेसिफिक पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पढ़ेंगे और डेवलपर टूल पढ़ेंगे, क्योंकि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के 2 पार्ट और बाकी है, 2 सेक्शन और बाकी है, तो हमारे नेक्स्ट लेक्चर में कवर हो जाएगा। फिर अपन आगे और सॉफ्टवेयर्स के बारे में देखेंगे कि क्या चीज़ें हमारे पास है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स में हम लोगों ने जनरल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पढ़ा था। आज हमें स्पेसिफिक पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स के बारे में बात करना है। स्पेसिफिक पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स आर कस्टमाइजेबल सॉफ्टवेयर which are designed to carry specific task of real life business application area। अब देखिए स्पेसिफिक पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स जो होते हैं ये कस्टमाइजेबल होते हैं। कस्टमाइजेबल होने का मतलब होता है कि जैसी आपकी रिक्वायरमेंट होती है उस रिक्वायरमेंट के बेसिस पर ये सॉफ्टवेयर डिज़ाइन किए जाते हैं। विच आर डिज़ाइन टू कैरी स्पेसिफिक टास्क ऑफ रियल लाइफ बिजनेस एप्लीकेशन एरिया, मतलब यहाँ पे जो आपकी प्रॉब्लम्स है जिसके लिए आपको सॉफ्टवेयर क्रिएट करना है या डिज़ाइन करना है, उस प्रॉब्लम को ध्यान में रखकर यहाँ पे सॉफ्टवेयर्स को क्या किया जाता है, डिज़ाइन किया जाता है। सम स्पेसिफिक एरिया फॉर विच दिस सॉफ्टवेयर्स आर यूज्ड आर डिस्कस्ड बिलो। हम यहाँ पे कुछ सॉफ्टवेयर्स का यूज़ करने वाले हैं और इन सॉफ्टवेयर्स के कहाँ पे कैसे यूज़ होते हैं उनके बारे में बात करने वाले हैं। तो फर्स्ट वन इज़ पेरोल मैनेजमेंट। पेरोल मैनेजमेंट क्या होता है? दिस सॉफ्टवेयर इज यूज्ड इन द ऑर्गेनाइजेशन एंड इंस्टीट्यूशन टू कैलकुलेट वेजेस और पे ऑफ एम्प्लॉयज़, जनरेशन पे स्लिप्स एंड रिपोर्ट्स एक्सेट्रा। अब जो पेरोल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर होता है ये जनरली ऑर्गेनाइजेशन में और इंस्टीट्यूशंस में यूज़ किया जाता है। अब इसका काम क्या है? तो एक्चुअल में जितने भी ऑर्गेनाइजेशन होते हैं वहाँ पर ऑब्वियस एक एम्प्लॉय होंगे, तो उनके लिए जो वेजेस या जो उनका पेमेंट होता है वो जनरेट करने के लिए, उसको कैलकुलेट करने के लिए, या जो उनकी पे स्लिप होती है उसको जनरेट करने के लिए, या उनसे रिलेटेड जो डेटा होता है उसके रिपोर्ट्स को जनरेट करने के लिए पेरोल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर का यूज़ किया जाता है। इट कीप रिकॉर्ड ऑफ वेरियस अलाउंसेस, डिडक्शंस एंड टैक्सेस एक्सेट्रा। अब इस पेरोल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर के अंदर ही अलग अलग जो अलाउंसेस एम्प्लॉय को अलाउ किए जाते हैं, या जो डिडक्शन उनकी सैलरी में से किए जाते हैं, या जो टैक्सेस अप्लाई किए जाते हैं, उनकी सारी डिटेल, उनके सारे डिडक्शन, उनका सारा कैलकुलेशन पेरोल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर के अंदर होता है। तो जितने भी कंपनीज, जितने भी ऑर्गेनाइजेशन, जितने भी इंस्टीट्यूट आज वर्किंग में हैं वो सभी पेरोल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं, क्योंकि उनके यहाँ पे ऑब्वियस है कि एम्प्लॉय होंगे और उन एम्प्लॉय की डिटेल विथ देयर डेली वेजेस और मंथली वेजेस या मंथली सैलरी, उसकी पूरी डिटेल रखने के लिए उनको एक सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होती है। और वो काम वो रोल कौन प्ले करता है? पेरोल मैनेजमेंट। आफ्टर दैट वी हैव होटल मैनेजमेंट। होटल मैनेजमेंट क्या है? ये भी एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है। दिस सॉफ्टवेयर आर यूज इन द होटल सेक्टर फॉर होटल एडमिनिस्ट्रेशन, मेंटेनिंग अकाउंट्स, बिलिंग, मैनेजमेंट ऑफ रूम, फूड एंड बेवरेजेस एंड रूम रिजर्वेशन एक्सेट्रा। अब होटल मैनेजमेंट का जो सॉफ्टवेयर होता है ये सॉफ्टवेयर क्या करता है? होटल्स के सेक्टर्स में जो एडमिनिस्ट्रेशन का काम होता है वो सारा इस सॉफ्टवेयर के ऊपर किया जा सकता है। जैसे अकाउंट को मेंटेन करना हुआ, बिलिंग करना हुई, या मैनेजमेंट ऑफ रूम्स हुआ कि कौन सा रूम वैकेंट है, कौन सा रूम ऑक्यूपाइड है, कौन सा रूम किसको अलॉट किया गया है, उसकी पूरी डिटेल। फिर फूड एंड बेवरेजेस का जो किस रूम में कौन सी सर्विस प्रोवाइड की गई है, क्या फूड अप्लाई किया गया है, तो ये सारे जो रिकॉर्ड होते हैं वो इस सॉफ्टवेयर के थ्रू ही मेंटेन किए जाते हैं। और रूम रिजर्वेशन, आप आगे से किसी होटल में अपना रूम रिजर्व करवाते हैं तो उसकी डिटेल जो होती है
या आपने आज से 3 मंथ पहले जो होटल बुक किया था उसकी डिटेल, वो सारी डिटेल जो रूम रिजर्वेशंस के अंडर में इसी सॉफ्टवेयर के अंदर मेंटेन की जाती है। आफ्टर दैट वी हैव रिजर्वेशन सिस्टम। दिस सॉफ्टवेयर्स आर यूज्ड एट रेलवे, एयरपोर्ट एंड बस रिजर्वेशन ऑफिस टू चेक अवेलेबिलिटी ऑफ सीट्स ऑन पर्टिकुलर डेट, सीट रिजर्वेशन एंड प्रिंटिंग ऑफ टिकट एक्सेट्रा। रिजर्वेशन सिस्टम जो होता है इसका यूज़ सबसे ज़्यादा होता है बस रिजर्वेशन सिस्टम हो गया, रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम हो गया, एयर टिकट की जो बुकिंग होती है उसमें जो रिजर्वेशन होता है उसमें भी हम लोग रिजर्वेशन सिस्टम सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं। अब इस सिस्टम सॉफ्टवेयर की ज़रूरत हमें कहाँ पड़ती है? तो ये जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है या जो रिजर्वेशन सिस्टम है ये क्या करता है, ये हमें फैसिलिटी प्रोवाइड करता है ताकि हम लोग पता कर सकें कि पर्टिकुलर डेट पर या किसी पर्टिकुलर डेट पर पर्टिकुलर सीट वेकेंट है या नहीं है या ऑक्यूपाइड है, या हम कहीं अगर ट्रैवल करना चाहते हैं तो उसकी टिकट बुकिंग जो हमें करना होती है वो रिजर्वेशन सिस्टम के बेसिस पे ही हो पाती है। आप लोगों ने IRCTC का नाम सुना होगा, उस पर हम लोग रेलवे की बुकिंग करते हैं। रेड बस का नाम सुना होगा, उस पर हम लोग जनरली बस की बुकिंग करते हैं ट्रैवलिंग के लिए, ठीक है। फिर इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। अब ये जो मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर है, दिस सॉफ्टवेयर आर यूज्ड इन डिपार्टमेंटल स्टोर्स, इंस्टीट्यूशंस एंड फैक्ट्रीज टू कीप रिकॉर्ड ऑफ द स्टॉक। अब ये जो मैनेजमेंट सिस्टम है, इन्वेंट्री की जो बात की जा रही है, ये मैनेजमेंट सिस्टम जनरली स्टोर्स में, इंस्टीट्यूशंस में, फैक्ट्रीज़ में, गोडाउन में इनका यूज़ किया जाता है। अब इसका यूज़ करने का कारण क्या है? क्योंकि वहाँ पर स्टॉक मेंटेन करने की ज़रूरत होती है और स्टॉक में कौन सा आइटम, कौन सी प्रोडक्ट हमारे पास कम है, कौन सा एक्सेस है, किसका क्या प्राइस है, किसका क्या प्रोडक्ट नंबर है, वो सारी डिटेल, किसकी एक्सपायरी डेट क्या है, किसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या है, कौन कहाँ से परचेज़ किया गया है, कौन किसको सेल किया गया है, उसकी सारी इंफॉर्मेशन इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर आपको मिल जाएगी। तो ये एक प्रकार से क्या हो गया, हमारे लिए एक ऐसा सॉफ्टवेयर हो गया जो हमारे गोडाउन से या फैक्ट्री से आने जाने वाले या उसमें आने जाने वाले जितने प्रोडक्ट होते हैं उनकी पूरी जो इन्फॉर्मेशन होता है वो इस सॉफ्टवेयर के अंदर मेंटेन की जाती है। उसके बाद इवैल्यूएशन एंड रिपोर्ट कार्ड जनरेटर सॉफ्टवेयर, ये हमारे काम का है क्योंकि इसकी ज़रूरत हमको पड़ती है। जितने दिस सॉफ्टवेयर इज यूज्ड इन स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ टू परफॉर्म कैलकुलेशन एंड प्रिपेयर मार्क्स स्टेटमेंट, ग्रेड कार्ड, certificate after examinations. This software can also perform online tests for evaluating performance of the students. अब देखिए इवेल्यूशन एंड रिपोर्ट कार्ड जनरेटर सॉफ्टवेयर जो होता है ये क्या हेल्प करता है, तो ये स्कूलों, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में इसका सबसे ज़्यादा यूज़ होता है क्योंकि जितने कैलकुलेशन हमें करना होते हैं, मार्कशीट प्रिपेयर करना होती है, ये सारी मार्कशीट या जो कैलकुलेशंस हैं ये सॉफ्टवेयर पे हो जाते हैं। सॉफ्टवेयर पे केवल आपको सब्जेक्ट के मार्क्स डालना होते हैं, वो खुद ही रिजल्ट में सारे मार्क्स को कैलकुलेट कर कर जो फेल है उनको फेल, जो सप्लीमेंट्री, जो पास है, जो फर्स्ट डिवीज़न है, सेकंड डिवीज़न है, रैंक वाइज सारी डिटेल, सारे ऑपरेशन वो खुद ही परफॉर्म कर देता है और सीधे सीधे रिजल्ट भी जनरेट कर देता है। हमें क्या करना होता है, केवल मार्क्स इंटर करना होते हैं और मार्क्स इंटर करने के बाद सारा काम इस सॉफ्टवेयर के अंडर में कंप्लीट हो जाता है। तो इवन इसके बाद आजकल तो हम ऑनलाइन टेस्ट की बात भी करते हैं, ऑनलाइन एग्जामिनेशन भी होते हैं, तो वो ऑनलाइन एग्जामिनेशन भी इसी सॉफ्टवेयर्स के बेसिस पर हो जाते हैं और हाथों हाथ रिजल्ट भी जनरेट हो जाता है। आज से 10 दिन बाद आपके भी ऑनलाइन टेस्ट होंगे, तो जैसे पहले 10 मार्क्स का एक टेस्ट होगा, फिर उसके बाद 50 मार्क्स का एक टेस्ट होगा। तो ये जो टेस्ट है वो अपन ऑनलाइन कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमने केवल क्वेश्चन फ्रेम कर दिए हैं। अब वो क्वेश्चन आपको गूगल फॉर्म के थ्रू या अलग कोई सॉफ्टवेयर के थ्रू आपके पास पहुँचेंगे, आप उनको फिलअप करेंगे, आंसर देंगे और आपके वो मार्क्स जो है वो हाथों उसको अलॉट हो जाएंगे और आपका जो मार्कशीट है वो हाथों हाथ प्रिपेयर हो जाएगी। तो यहाँ पे ये जो काम है ये हम लोग किसके बेसिस पर कर पा रहे हैं, सॉफ्टवेयर के बेसिस पर, और इन्हीं सॉफ्टवेयर्स का यूज़ हम लोग स्पेसिफिक पर्पज़ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंडर में करते हैं। इसके बाद हम लोग बात करते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का सबसे लास्ट पॉइंट, डेवलपर टूल। और ये जो डेवलपर टूल है ये हमारे बहुत काम का टूल है क्योंकि इसी का यूज़ हम लोग आगे भी करेंगे। अभी अपन पढ़ते हैं इसमें क्या क्या होता है। डेवलपर टूल, द डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट ऑफ द कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इज़ ऑल्सो अ टेडियस जॉब विच इंक्लूड राइटिंग सोर्स कोड,
एडिटिंग इन सोर्स कोड, कंपाइलिंग, फाइंडिंग एरर्स एंड रिमूविंग बग्स, डीबगिंग। देखिए आप लोग अभी तक 10th क्लास तक अगर आपने कभी सॉफ्टवेयर्स के ऊपर काम नहीं किया है तो आपने केवल कंप्यूटर या मोबाइल के ऊपर क्या किया होगा, एप्लीकेशन को डाउनलोड किया होगा और उनको चलाया होगा। जैसे व्हाट्सअप आप लोग चलाते हैं, फेसबुक चलाते हैं, गेम की एप्लीकेशन चलाते हैं, गाने सुनने के लिए आप VLC प्लेयर या कोई मीडिया प्लेयर ओपन करते हैं। क्लियर है? तो ये सारे क्या हैं, सॉफ्टवेयर है। और इन सॉफ्टवेयर्स को अगर हमें यूज़ करना है तो पहले इन सॉफ्टवेयर को क्रिएट भी तो करना पड़ता है, और इनको क्रिएट करने का काम कौन करता है, सॉफ्टवेयर डेवलपर करते हैं। अब सॉफ्टवेयर डेवलपर इन सॉफ्टवेयर को डेवलप तो करते हैं, लेकिन उनके पास क्या ऐसा टूल होता है जिसके कारण ये सॉफ्टवेयर प्रिपेयर किए जा सकते हैं या इन सॉफ्टवेयर्स को बनाया जा सकता है। तो उसी टॉपिक को हम लोग डेवलपर टूल के अंदर पढ़ते हैं। मतलब डेवलपर टूल क्या है, ये सॉफ्टवेयर डेवलपर के हेल्पिंग ऑब्जेक्ट होते हैं जिनके थ्रू एक सॉफ्टवेयर डेवलपर सॉफ्टवेयर को डेवलप करता है। तो ये टूल की बात हम लोग कर रहे हैं। अब यहाँ पर सॉफ्टवेयर डेवलप करने के लिए, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर डेवलप करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, सोर्स कोड को लिखना पड़ता है। सोर्स कोड के बारे में मैंने लास्ट क्लास में भी आपको बताया था, सॉरी क्लास में नहीं, वीडियो में आपको बताया था कि सोर्स कोड क्या होता है, वो जगह होती है, वो प्लेस होती है जहाँ पर हम लोग कोडिंग करते हैं और वहाँ से फिर वो कोडिंग कंपाइल होती है और कंपाइल होने के बाद उसका कुछ ना कुछ आउटपुट जनरेट होता है। तो जहाँ पे हम लोग कोडिंग कर रहे हैं वो पार्ट क्या कहलाता है, सोर्स कोड कहलाता है। तो अगर कोई सॉफ्टवेयर हमें डेवलप करना है तो हमें उसका सोर्स कोड लिखना होगा। एडिटिंग इन सोर्स कोड, सोर्स कोड तो हमने लिख दिया, लेकिन एक बार में वो सोर्स कोड सही होगा या नहीं होगा उसकी हमें क्या करना पड़ेगी, एडिटिंग करना पड़ेगी, उसमें चेंजेस करना पड़ सकते हैं। कंपाइलिंग करना पड़ेगा, कंपाइलर अपन ने पढ़ा था, इंटरप्रेटर, कंपाइलर और असेंबलर। तो सोर्स कोड की हमें कंपाइलिंग करना होगी। फिर फाइंडिंग एरर्स, उसमें एरर्स को फाइंड करना होगा, क्योंकि कितनी बार ऐसा होता है कि हमने कोड तो लिख दिया लेकिन वो रन नहीं होता या उसमें कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है या जो डिज़ायरेबल आउटपुट हम लोग चाहते हैं वो आउटपुट नहीं आता। तो उस आउटपुट को सर्च करना और उस आउटपुट के अकॉर्डिंग उसमें क्या एरर है वो फाइंड आउट करना, फाइंडिंग एरर कहलाता है, या उसको हम लोग बगिंग बोलते हैं। बग मतलब वो जो एरर है वो बग कहलाती है और एरर को फाइंड आउट करने की प्रोसेस बगिंग कहलाती है। ठीक है? एंड रिमूविंग बग्स, और जब बग को रिमूव किया जाता है तो वो प्रोसेस क्या कहलाती है, डीबगिंग कहलाती है। तो आपको बग और डीबग ये दोनों चीज़ पता होना चाहिए, क्योंकि सॉफ्टवेयर डेवलपर बगिंग और डीबगिंग टर्म यूज़ करते हैं टेक्निकली, तो हमें भी पता होना चाहिए क्योंकि हम टेक्निकल सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टूल्स, डेवलपर टूल्स, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टूल बोलो या डेवलपर टूल बोलो एक ही बात है। फैसिलिटेट सॉफ्टवेयर इंजीनियर और प्रोग्रामर इन डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट ऑफ अ सॉफ्टवेयर। जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टूल होता है या डेवलपर टूल होता है वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर को क्या प्रोवाइड करता है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर या प्रोग्रामर उनको क्या प्रोवाइड करता है, एक ऐसा इन्वायरमेंट, एक ऐसा डेवलपमेंट, एक ऐसी डिज़ाइन क्रिएट करने के लिए एक ऐसा इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है जहाँ पर प्रोग्रामर इजीली सॉफ्टवेयर डिज़ाइन कर सकता है। दिस टूल आर आल्सो कॉल्ड इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, IDE। इस टाइप के टूल को हम लोग क्या बोलते हैं, IDE बोलते हैं। मान लीजिए एक मैकेनिक है। अब मैकेनिक को आपने रास्ते में, बीच रास्ते में रोक लिया और उसको बोला कि मेरी गाड़ी सुधार दें, तो पॉसिबल नहीं होगा। छोटी मोटी प्रॉब्लम होगी वो देख लेगा, लेकिन अगर कुछ मेजर टास्क हुआ, कुछ मेजर प्रॉब्लम हुई तो वो उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट नहीं कर पाएगा। वो आपको बोलेगा कि आप अपनी गाड़ी को मेरे गैरेज में लेके आओ, क्योंकि गैरेज में क्या होता है, पूरा एक इन्वायरमेंट होता है, पूरा एक वहाँ पे उसके पास बहुत सारे टूल होते हैं जिससे जो आपकी गाड़ी है, जो भी आपका व्हीकल है, उसमें जो प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए जिन टूल्स की ज़रूरत है वो सारे टूल उसको गैरेज में मिल जाते हैं। तो गैरेज उस मैकेनिक के लिए क्या हो गया, एक इन्वायरमेंट हो गया। ठीक है? वैसे जब एक प्रोग्रामर कोडिंग करता है तो उस कोडिंग को परफॉर्म करने के लिए एक एडिटर की ज़रूरत होती है, एक ऐसे इन्वायरमेंट की ज़रूरत होती है जहाँ पे उस कोडिंग को परफॉर्म किया जा सकता है। मतलब वहाँ पे कोडिंग की जा सकती है, साथ में वहाँ पे बहुत सारे ऐसे टूल होते हैं जो उस कोडिंग को परफॉर्म करने में हमारी हेल्प करते हैं। तो उसी पर्टिकुलर प्लेस को या उस एडिटर को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, या शॉर्ट फॉर्म में इसको बोलते हैं IDE। ये फुल फॉर्म याद रखिएगा, ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है या ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। तो IDE समझ में आया, एक ऐसा
ऐसी प्लेस, एक ऐसा एडिटर जहाँ पे सारे टूल अवेलेबल होंगे प्रोग्रामर के लिए, ताकि वो कोडिंग कर सकें, अपना सोर्स कोड लिख सकें और उसमें एडिटिंग और डिबगिंग कर सकें। विच कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट, अब उस IDE के अंदर क्या क्या होगा, वही चीज़ें होगी जो मैंने अभी बताई। सोर्स कोड एडिटर होगा, मैंने कहा कि वहाँ पे आपको सोर्स कोड लिखना है तो ऑब्वियस है कि वहाँ पे एडिटर होगा। ग्राफिक यूज़र इंटरफेस होगा, ग्राफिक यूज़र इंटरफेस बिल्डर होगा। ये ग्राफिक यूज़र इंटरफेस बिल्डर क्या करता है, वहाँ पे आपको अगर कुछ कोडिंग नहीं करना, आपको डिज़ाइनिंग करना है तो आपको डिज़ाइनिंग करने में भी हेल्प करता है। ठीक है, ये अपन अभी जब अपन IDE पढ़ेंगे, एक नेटबिन पढ़ेंगे अपन, तो उसमें मैं आपको बताऊँगा ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस कैसा होता है। फिर वहाँ पे कंपाइलर होगा या इंटरप्रेटर होगा, जो आपने सोर्स कोड में लिखा होगा, जो भी कोडिंग की होगी उसको कंपाइल करने के लिए या उसको इंटरप्रेट करने के लिए एक कंपाइलर या एक इंटरप्रेटर का होना ज़रूरी होता है। फिर डीबगर होगा, वो डीबगर क्या करेगा, आपने जो सोर्स कोड लिखा है उसमें एरर को फाइंड आउट करेगा कि आपके प्रोग्राम में क्या एरर है जिसको उसको सॉर्ट आउट करना है। फिर उसमें कुछ एप्लीकेशन पैकेजर्स होंगे या बिल्डर होंगे जो आपके सॉफ्टवेयर्स को या आपने जो कोडिंग की होगी उसको और इंटरेक्टिव बनाएंगे, उसको और अट्रैक्टिव बनाएंगे। क्लियर है। अब अगर हम लोग IDE की बात करें या डेवलपर टूल की बात करें तो ऐसे कुछ एग्जांपल है, जैसे विजुअल बेसिक IDE। विजुअल बेसिक एक लैंग्वेज होती है, अगर आप इसके ऊपर काम करना चाहते हैं तो आपको इसका IDE यूज़ करना पड़ेगा। जावा लैंग्वेज अगर अपन पढ़ेंगे, वैसे हमको जावा लैंग्वेज ही पढ़ना है, लेकिन जावा लैंग्वेज अगर अपन पढ़ते हैं तो उसके लिए हम लोग जो IDE यूज़ करते हैं वो नेटबिन होता है। अपन नेटबिन यूज़ करेंगे, मैं आपको उसमें डिटेल में बताऊंगा कि नेटबिन कैसे यूज़ किया जाता है या ये कैसा इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट होता है कि हमारी हेल्प करता है। फिर टर्बो C++ अगर आपको पढ़ना हो तो उसका एक अलग IDE आता है। तो ये सारे जो टर्म्स हमने अभी देखी, ये सारे क्या कहलाते हैं, डेवलपर टूल कहलाते हैं। और इन डेवलपर टूल का हम लोग यूज़ करते हैं हमारे कोडिंग पार्ट में या जहाँ पे भी हमें सॉफ्टवेयर डेवलप करना होता है। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और यूज़र के बीच में रिलेशंस की। रिलेशनशिप अमॉन्ग हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर एंड यूज़र। द हार्डवेयर, or we can say it is a physical component, and the software, which is software and application, together make an environment for computing. User is overall in charge of this environment. देखिए यहाँ पर जब रिलेशनशिप की बात होती है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर्स की बात होती है, यूज़र की बात होती है, तो हार्डवेयर जो होता है, अगर आप यहाँ पे एक इमेज देखते हैं तो इस इमेज के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको एक्सप्लेन करूँ तो आपको बहुत इजीली समझ में आएगा। हार्डवेयर मतलब क्या हुआ, हार्डवेयर में हमारे पास सबसे इनर जो आपके पास सर्कल है, ओवल है, उसको ध्यान से देखिए, उसमें लिखा है हार्डवेयर। उसमें आपके CPU, मॉनिटर, माउस और कीबोर्ड इंक्लूड हो जाते हैं। मतलब हमने हार्डवेयर की डेफिनेशन पढ़ी थी, वो सारे कंपोनेंट जिनको हम लोग टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, छू सकते हैं, वो सारे कंपोनेंट क्या कहलाते हैं, हार्डवेयर कहलाते हैं। और वो हार्डवेयर का जो कॉम्बिनेशन है, वो सारे जो कंपोनेंट है, या हम लोग इसको पेरिफेरल्स भी बोल सकते हैं, तो ये जितने भी पेरिफेरल्स है इनका जो कॉम्बिनेशन है ये क्या कहलाता है, हार्डवेयर कहलाता है। और इस हार्डवेयर के ऊपर कौन होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। मतलब अगर आप ये बड़ा वाला ओवल देखेंगे तो इसमें लिखा है सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या करता है, हमने सिस्टम सॉफ्टवेयर के भी अलग अलग टाइप पढ़े थे। एक होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, एक होता है लैंग्वेज प्रोसेसर, फिर बायस, फिर डिवाइस ड्राइवर। ये 4 टाइप के सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में हमने डिस्कस किया था। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या करता है, हार्डवेयर को मैनेज करने की कोशिश करता है, हार्डवेयर के कंपोनेंट में आपस में कोऑर्डिनेशन करने की कोशिश करता है। क्योंकि सिस्टम सॉफ्टवेयर में कौन आ जाता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। और अपन ने ऑपरेटिंग सिस्टम के जो टास्क पढ़े थे उसमें हमने पढ़ा था कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, जितनी भी पेरिफेरल्स डिवाइसेस है या जितने भी कंपोनेंट है उनके बीच में कोऑर्डिनेशन का काम करता है। इनपुट डिवाइसेस जो होती है उनको आउटपुट डिवाइसेस के साथ मर्ज करने की कोशिश करता है, बीच में प्रोसेस करता है। तो ये सारा टास्क किसका होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम का। लैंग्वेज प्रोसेसर के बारे में हमने पढ़ा था कि ये लैंग्वेज को प्रोसेस करता है, मतलब जो हाई लेवल लैंग्वेज है उसको मशीन लेवल में या असेंबली लेवल में कन्वर्ट करता है। फिर बायस के बारे में हमने पढ़ा था कि बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है। जैसे आप सिस्टम को ऑन करते हैं तो वो सिस्टम ऑन होने के बाद पोस्ट की और बूटिंग की प्रोसेस करता है। ठीक है, डिवाइस ड्राइवर क्या करता है, आपके सिस्टम में जितने भी सॉफ्टवेयर है उन सॉफ्टवेयर्स को के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो हार्डवेयर को बताता है।
तो ये बेसिक 4 सिस्टम सॉफ्टवेयर हो गए। ये 4 सिस्टम सॉफ्टवेयर किसके ऊपर होते हैं? हार्डवेयर के ऊपर होते हैं। और ये चारों सिस्टम सॉफ्टवेयर्स जो है वो हार्डवेयर के कोऑर्डिनेशन में हमारी हेल्प करते हैं। मतलब यहाँ तक सिस्टम सॉफ्टवेयर तक हमारा कोई रोल नहीं होता एज अ यूज़र। ये सारा रोल कौन प्ले करते हैं? हार्डवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर मिलकर आपके सिस्टम को रेडी करते हैं ताकि यूज़र उस सिस्टम को यूज़ कर सके। और फिर सिस्टम सॉफ्टवेयर के ऊपर जो ये बड़ा वाला ओवल आप लोग देख रहे हैं, बड़े वाले ओवल में क्या लिखा है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो ये जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, तो ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में वो सारे सॉफ्टवेयर्स आ जाते हैं जो हम लोगों ने पढ़े थे। जैसे फर्स्ट हमने पढ़ा था यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, फिर हमने पढ़ा था जनरल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, फिर स्पेसिफिक पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और फिर डेवलपर टूल। तो इस कैटेगरी में मतलब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में वो सारे सॉफ्टवेयर इंक्लूड हो जाते हैं जिनको हम लोग एज अ यूज़र यूज़ करते हैं। ठीक है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर अपन ने पढ़े थे, इसमें अलग अलग टाइप के सॉफ्टवेयर्स थे। जैसे वर्ड था, स्प्रेडशीट था, वर्ड प्रोसेसर था, एंटीवायरस था, डीफ्रैगमेंटर था, तो सारे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर थे। जनरल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जैसे MS वर्ड, MS एक्सेल या पावर पॉइंट आप लोग ये जो यूज़ करते हैं, ये जनरल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो गए। स्पेसिफिक पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स में हमने बात की थी कि कोई पेरोल मैनेजमेंट सिस्टम है, होटल मैनेजमेंट सिस्टम है, हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम है, लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम है। तो ये जो अलग अलग हमने सॉफ्टवेयर्स के बारे में पढ़ा था जो कि कुछ स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करते हैं, वो सारे सॉफ्टवेयर इस कैटेगरी में थे। फिर डेवलपर टूल की बात की थी, तो डेवलपर टूल में हमने बात की थी कि ऐसा इन्वायरमेंट जिसमें कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर या हम लोग उसको प्रोग्रामर बोल सकते हैं या सॉफ्टवेयर डेवलपर बोल सकते हैं, तो सॉफ्टवेयर डेवलपर बैठकर अपनी कोडिंग करता है ताकि कोई स्पेसिफिक पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बनाया जा सके। तो उस सॉफ्टवेयर को प्रिपेयर करने के लिए जो इन्वायरमेंट की ज़रूरत होती है, मतलब IDE की ज़रूरत, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, वो आपको कहाँ मिलता है? डेवलपर टूल में मिलता है। तो ये जितने भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं ये किसके ऊपर अप्लाई किए जाते हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर के ऊपर। सिस्टम सॉफ्टवेयर किसके ऊपर अप्लाई किया जाता है? हार्डवेयर के ऊपर। तो और इस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बाहर कौन होता है? एक यूज़र होता है जो अपने स्क्रीन पर, अपने मॉनिटर पर इन सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को देख रहा होता है। और जैसी रिक्वायरमेंट यूज़र की होती है वो इन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से अपना काम करता है। ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर किस पर डिपेंड करते हैं? ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डिपेंड करते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर्स के ऊपर। और सिस्टम सॉफ्टवेयर किस पर डिपेंड करता है? तो हम लोग बोल सकते हैं कि वो हार्डवेयर पर डिपेंड करता है। तो इस प्रकार से ये क्या हो गया? एक कंप्यूटर सिस्टम इन्वायरमेंट हो गया जहाँ बाहर यूज़र बैठा है, वो सिस्टम मॉनिटर पर क्या कर रहा है? आपके सॉफ्टवेयर्स को एक्सेस करने की कोशिश कर रहा है। और वो कौन से सॉफ्टवेयर को एक्सेस करने की कोशिश कर रहा है? तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को एक्सेस करने की कोशिश कर रहा है। और ये जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है ये किसके बेसिस पर चल पा रहे हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर के बेसिस पर ये रन हो सकते हैं। और सिस्टम सॉफ्टवेयर किसके बेसिस पर रन होता है? हार्डवेयर पे। तो इस प्रकार से एक हार्डवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और फिर यूज़र, ये आपस में कनेक्टेड होते हैं। तो ये जो कंसेप्ट है, आपको अगर आप ये ओवल बना के इसके अंदर के अलग अलग सॉफ्टवेयर्स को मेंशन करके आते हैं और तो आपको पूरे नंबर मिलने के चांसेस होंगे। और इजीली आप एज इट इज़ पूरा मतलब यूज़र का ऐसा फ़ोटो नहीं आपको ड्रॉ करना है, लेकिन हाँ यहाँ पे आप यूज़र लिख दीजिए। और ये वाला जो ओवल शेप में आपको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बारे में मेंशन किया हुआ है, ये ज़रूर मेंशन कीजिए क्योंकि ये राइटिंग वर्क आप लोग कर सकते हैं। तो इस प्रकार से अगर आपसे रिलेशनशिप अमंग हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर एंड यूज़र पूछा जाता है तो आप ये डायग्राम बनाइए, थोड़ा सा आप इसको एक्सप्लेन कीजिए और फिर आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर? अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं सिस्टम सिक्योरिटी की। क्लियर है? सिस्टम सिक्योरिटी क्या है, क्यों ये ज़रूरी है, इसका काम क्या पड़ता है, वो सब चीज़ें आपको अभी आने वाली स्लाइड में समझ में आएगी। व्हाट इज सिस्टम इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी? सिस्टम को या हमारी इंफॉर्मेशन को सिक्योरिटी देना क्यों ज़रूरी है या इसका क्या यूज़ है, वो अब हम लोग देखने वाले हैं। सिस्टम और इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी रेफर्स द प्रोटेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन एंड सिस्टम रिसोर्सेज विथ रिस्पेक्ट टू द कॉन्फिडेंशियलिटी एंड इंटीग्रिटी। हमारा जो सिस्टम है, यहाँ पे सिस्टम अगर मैं वर्ड यूज़ कर रहा हूँ
तो ये आपके लिए अंडरस्टूड होना चाहिए कि यहाँ पर मोबाइल की, लैपटॉप की, डेस्कटॉप की, टैबलेट की, आप वो सारे कंप्यूटर सिस्टम यहाँ पे एज अ सिस्टम काउंट किए जा रहे हैं जिसमें डेटा आप लोग स्टोर करते हैं, इंफॉर्मेशन को स्टोर करते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे सिस्टम वर्ड यूज़ कर रहा हूँ तो इसमें वो सारी डिवाइसेस इंक्लूड हो जाती है जिनके नाम मैंने अभी दिए। तो अगर हम लोग किसी सिस्टम को सिक्योरिटी प्रोवाइड करना चाहते हैं या इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी प्रोवाइड करना चाहते हैं तो हमें क्या करना होता है, सिस्टम को कुछ एडिशनल सिक्योरिटी फीचर्स प्रोवाइड करना होते हैं। अब ये सिक्योरिटी की ज़रूरत क्यों है? तो इसकी ज़रूरत इसलिए है क्योंकि हम हमारे सिस्टम की जो कॉन्फिडेंशियलिटी है या जो इंटीग्रिटी है उसको बनाए रखना चाहते हैं। अब ये कॉन्फिडेंशियलिटी और इंटीग्रिटी क्या होता है? तो कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब होता है कि आपके सिस्टम में बहुत कुछ डेटा ऐसा हो सकता है जो कॉन्फिडेंशियल लेवल पर हो। कॉन्फिडेंशियल होने का मतलब होता है कि आप उस डेटा को हर किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते हो। जैसे बैंकिंग के जो ट्रांजेक्शन्स होते हैं वो कॉन्फिडेंशियल होते हैं, उन्हें शेयर नहीं किया जा सकता। क्लियर है? फिर इंटीग्रिटी का मतलब होता है कि कोई आपके डेटा में मॉडिफिकेशन ना कर सके। जैसा डेटा आपने प्रिपेयर किया है, जो इन्फॉर्मेशन आपने कलेक्ट की है, वो इन्फॉर्मेशन एज इट इज़ रहना चाहिए, उसी को कहा जाता है इंटीग्रिटी। तो हम लोग हमारे सिस्टम में जितना भी डेटा है उसको एज अ कॉन्फिडेंशियल ट्रीट करते हुए उसकी इंटीग्रिटी बनाए रखना चाहते हैं। और इन दो फैक्टर के कारण हमको हमारे सिस्टम को क्या देना ज़रूरी होता है? सिक्योरिटी प्रोवाइड करना बहुत ज़रूरी होता है। सिस्टम सिक्योरिटी कवर्स 3 डायमेंशन ऑफ सिक्योरिटी नोन एज CIA। सिस्टम सिक्योरिटी जो होती है वो आपके सिस्टम में 3 डायमेंशंस को कवर करती है जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में CIA कहते हैं। अब CIA का मतलब क्या हुआ? फर्स्ट C का मतलब हो गया कॉन्फिडेंशियलिटी। हम लोग क्या यहाँ पे मेंटेन कर पाते हैं? कॉन्फिडेंशियलिटी को मेंटेन करते हैं। इंश्योर्स दैट इंफॉर्मेशन इज नॉट एक्सेस बाय अनऑथराइज्ड पर्सन, दैट इज प्रोटेक्शन अगेंस्ट अनऑथराइज्ड एक्सेस। यहाँ पर हम लोग इस बात की श्योरिटी को फोकस करते हैं कि हमारे सिस्टम का जो इन्फॉर्मेशन है वो कोई अनऑथराइज्ड पर्सन एक्सेस ना कर पाए। दैट इज प्रोटेक्शन अगेंस्ट अनऑथराइज्ड एक्सेस। मतलब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं? जो प्रोटेक्शन है किसके अगेंस्ट? अनऑथराइज्ड एक्सेस के अगेंस्ट, उसको मेंटेन करते हैं। फिर सेकंड होता है इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी का मतलब भी मैंने ऊपर आपको एक्सप्लेन किया था, लेकिन एक बार और देखते हैं अपन। इंश्योर्स दैट इंफॉर्मेशन इज नॉट चेंज बाय अनऑथराइज्ड पर्सन। अब जैसे ऊपर अनऑथराइज्ड एक्सेस की बात हो रही है, वैसे ही इंटीग्रिटी में हम लोग बात करते हैं कि कोई अनऑथराइज्ड पर्सन या कोई एक ऐसा पर्सन जिसको परमिशन नहीं है आपके सिस्टम का डेटा एक्सेस करने की, उस पर्सन के द्वारा आपके डेटा को या इन्फॉर्मेशन को चेंज किया जाए, उसमें मॉडिफिकेशन किया जाए, उसको डिलीट किया जाए। तो अगर हम लोग हमारे इन्फॉर्मेशन की या डेटा की इंटीग्रिटी बनाए रखना चाहते हैं तो हम लोगों को सिक्योरिटी की ज़रूरत होती है। ऑथेंटिकेशन ensures that users are person they claim to be, that is identification of authorized user। ऑथेंटिकेशन हम लोग हमारे सिस्टम को यूज़ तो करते ही हैं, लेकिन अगर हम लोग उस सिस्टम को किसी और पे यूज़ करने देना चाहते हैं तो हम उसको ऑथेंटिकेशन प्रोवाइड करते हैं। हम वहाँ पर पासवर्ड लगाते हैं और उस पासवर्ड को हम लोग अगर शेयर करते हैं तो एक पर्टिकुलर व्यक्ति ही जिसको हमने पासवर्ड शेयर किया है वही उस सिस्टम को एक्सेस कर सकता है। मतलब मैंने यहाँ पे क्या कर दिया? उस पर्सन को ऑथेंटिकेट कर दिया कि वो इस इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकता है। जैसे हमने स्कूल में 2 अकाउंट बना रखे हैं, एक एडमिनिस्ट्रेटर का अकाउंट है और एक आप लोगों के नाम से अकाउंट है। तो आप लोगों को एडमिनिस्ट्रेटर ने क्या किया हुआ है? ऑथेंटिकेट किया हुआ है कि आप अपने सिस्टम पर बैठकर अपना पासवर्ड डालिए और अगर आपका पासवर्ड सही है तो आप ऑथेंटिकेट पर्सन कहलाएंगे उस सिस्टम को एक्सेस करने के लिए। ठीक है? लेकिन अगर आप किसी दूसरे के सिस्टम पे बैठते हैं तो आपको पासवर्ड पूछा जाएगा और आप पासवर्ड नहीं डाल पाएंगे तो यू आर नॉट ऑथेंटिकेट फॉर दैट सिस्टम। क्लियर है? तो यहाँ पर ये ऑथेंटिकेशन प्रोवाइड करना होता है और ये ऑथेंटिकेशन को मेंटेन करने के लिए हमें सिक्योरिटी की ज़रूरत होती है। तो ऑथेंटिकेशन के लिए तो आप लोग भी बाय डिफ़ॉल्ट यूज़ करते हैं, लेकिन आपको पता नहीं होता कि इसको टर्मिनोलॉजी क्या यूज़ की जाती है। आप लोग अपने मोबाइल में पासवर्ड डाल के रखते हैं, तो ये जो पासवर्ड है ये एक प्रकार का ऑथेंटिकेशन ही है।
उस पासवर्ड को जो खोल लेगा या जो पासवर्ड डाल देगा सही पासवर्ड, वो क्या कहलाएगा, ऑथेंटिकेट पर्सन कहलाएगा, ताकि उस मोबाइल का डेटा एक्सेस किया जा सके। तो ये जो कंसेप्ट है, ये सारा कंसेप्ट मतलब ये जो 3 मेजर पॉइंट है, इन 3 मेजर पॉइंट को कवर करने के लिए हमको हमारे सिस्टम को सिक्योरिटी देना ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि इनके बिना हमारे सिस्टम में हम लोग डेटा को सिक्योर वे में यूज़ नहीं कर सकते। उसमें चेंजेस अगर हो गया तो हमारे लिए बहुत बड़े फाइनेंशियल क्राइसिस आ सकते हैं। हो सकता है कि उससे काफ़ी बड़ा लॉस हमें हो जाए। क्लियर है? अब इसके बाद हम लोग बार बार सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं, सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं। तो ये सिक्योरिटी की थ्रेट्स हमें कहाँ से मिलती है? तो ये थ्रेट्स हमें मिलती है वायरस के कारण, वॉर्म्स के कारण, ट्रोजन हॉर्सेस के कारण, स्पाईवेयर के कारण, एडवेयर के कारण, स्पैमिंग के कारण, फिशिंग के कारण और पीसी इंट्रूजन के कारण। पीसी इंट्रूजन को हम लोग डॉस भी बोलते हैं, और डॉस का फुल फॉर्म होता है डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक। ठीक है? तो ये कुछ थ्रेट्स हैं, ये कंप्यूटर थ्रेट्स कहलाती है, या कंप्यूटर की जो सिक्योरिटी होती है उसको थ्रेट्स कहलाती है। तो ये क्या होती है, इसको अब हम लोग आगे आने वाले जो लेक्चर्स होंगे उसमें 1 बाय 1 एक एक के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन अभी अपन यहाँ पे देख लेते हैं एक्चुअल में शॉर्ट फॉर्म में क्या होता क्या है। ये कंप्यूटर वायरसेस, वॉर्म्स, ट्रोजन, स्पाईवेयर, एडवेयर एक्सेट्रा आर कॉल्ड मलवेयर। आप इनको कंबाइंडली क्या बोल सकते हैं, मलवेयर बोल सकते हैं, बिकॉज दे आर कॉज ऑफ मल फंक्शनिंग ऑफ कंप्यूटर्स। इनको मलवेयर क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये आपके कंप्यूटर सिस्टम में क्या कर देते हैं, आपके सिस्टम की जो फंक्शनिंग है उसको मल फंक्शनिंग बना देते हैं, मतलब उसको एक्सेस करने में, उसको फंक्शन करने में डिसेबल कर देते हैं। तो ये चीज़ें ऐसी होती है जिनसे हमें बचना होता है और हमारे सिस्टम को बचाना होता है। क्लियर है? और इनको कंबाइंडली हम लोग क्या बोलते हैं, मलवेयर कहते हैं। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये हमारे सिस्टम के लिए क्या है, थ्रेड्स है। और इन थ्रेड्स को हम लोग आने वाला जो लेक्चर्स होगा या जो वीडियो लेक्चर बनेगा उसमें मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा 1 बाय 1। तो अपन आज के लिए इतने ही रखते हैं। थैंक यू।